Movies by MHK presenting Moonfall। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। कहानी स्टार्ट होती है ऐसे एस्ट्रोनॉट से जो स्पेस में सैटेलाइट को रिपेयर कर रहे थे और उनको जो गाइड कर रही थी, लेकिन अचानक से उनका कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। इस दौरान ब्रायन को कुछ क्रिएचर्स नजर आते हैं। ये क्रिएचर्स उनसे आकर जोर से टकराते हैं और इस दौरान ब्रायन का फ्रेंड स्पेस में ही गायब हो जाता है। ब्रायन देखता है कि नैनो क्रिएचर्स मून के ऊपर वॉल बना रहे हैं। ब्रायन जो को लेकर अर्थ वापस आ जाता है। अब हमें 18 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ ब्रायन और जो की बात पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता और नासा भी स्पेस में होने वाले इंसिडेंट की वजह से ब्रायन को टर्मिनेट कर देता है। ब्रायन की वाइफ भी डाइवोर्स ले लेती है और अब वो अपने बेटे सोनी को लेकर दूसरी कंट्री शिफ्ट होने वाली थी, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद लोगों के पास घर भी नहीं था। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें हाउसमैन केसी को दिखाया जाता है। वह मून में होने वाली एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था और उसे मून के ऑर्बिट में कुछ देखने को मिलता है, इसलिए वो नासा को कॉल करके नासा के डायरेक्टर से मिलने का कहता है। दूसरी तरफ जो भी काम के सिलसिले में सुबह सुबह नासा पहुंच जाती है। जो जब स्पेस सेंटर पहुंचती है तो उसे मून में होने वाली अजीब एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है और जो को यहाँ बताया जाता है कि मून का ऑर्बिट सिस्टम चेंज हो रहा है। इस ऑर्बिट का रेडियस बहुत ज्यादा कम हो रहा है जो उन्हें फुटेज में नजर आ रहा होता है। दूसरी तरफ केसी की बातों को कोई भी सीरियस नहीं लेता। केसी को पता लगता है कि आज एस्ट्रोनॉट डे है, इसलिए वो उस जगह पहुंचता है जहां पर ये डे मनाया जाना था। लेकिन जब वो वहां जाता है तो वहां सिर्फ बच्चे थे। वो वहां बच्चों को मून के बारे में लेक्चर देता है। इस दौरान वहां ब्रायन भी आ जाता है। केसी यहाँ ब्रायन से मिलकर सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है जो उसने आज तक इकट्ठी की थी। वो ब्रायन को बताता है कि मून अपने ऑर्बिट से बाहर हो चुका है, लेकिन ब्रायन केसी की सारी बातों को मजाक समझता है। केसी को गार्ड्स बाहर ले जाते हैं, लेकिन वो अपने पेपर्स ब्रायन को पढ़ने के लिए दे देता है। अब ब्रायन को उसकी वाइफ की कॉल आती है। वो कहती है कि उसका बेटा ड्रग्स के सिलसिले में पकड़ा गया है और उसके पास से ड्रग्स भी मिली हैं। कोर्ट में ब्रायन के बेटे का ट्रायल चलता है। यहाँ जज उस केस को पोस्टपोन कर देता है क्योंकि ब्रायन जज से कहता है कि उसके बेटे को छोड़ दें। दूसरी तरफ हम केसी को देखते हैं जो अपनी मदर से मिलने आया था। उसकी मदर एक ओल्ड एज होम में रहती हैं। केसी की मदर को अपने बेटे की डिस्कवरीज पे यकीन है और वो अपने बेटे केसी से कहती है कि तुम दुनिया को यकीन दिलाओ कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है। दूसरी तरफ हम स्पेस सेंटर को देखते हैं जहां जो के कोलीग से बात कर रहे थे कि हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते ही बचे हैं। इसके बाद चांद के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पे गिरने लगेंगे। इसका सिर्फ यही हल है कि उन्हें मून पे जाके उस होल को देखना होगा कि आखिर उस होल में है क्या। और अब ये ट्विटर पे भी न्यूज देखते हैं कि केसी ने मून के बारे में सर्च की वजाहत कर दी है। दूसरी तरफ ब्रायन भी टीवी पे न्यूज देखता है कि मून अपने ऑर्बिट से बाहर आ चुका है। ब्रायन की एक्स वाइफ अपने हस्बैंड के साथ अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकलने वाले हैं, लेकिन ट्रैफिक की वजह से कोई भी सफर नहीं कर सकता। अब नासा और यूरोपियन कंट्रीज मिलकर एक मिशन को तैयार करते हैं। अब ब्रायन केसी के पेपर्स पढ़ना शुरू करता है और उसकी वेबसाइट पे भी विजिट करता है। दूसरी तरफ नासा के लोग अपने एक स्पेसशिप को मून पे भेज देते हैं। वो सब वहाँ जाकर मून के होल को ढूंढने लगते हैं और वहाँ एक प्रोप डाल देते हैं। ब्रायन यहाँ केसी से मिलता है और पूछता है कि उन सब के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। केसी बताता है कि वो सालों से स्पेस और अर्थ पे स्टडी कर रहा है। मजीद बताता है कि मून के पावर कोर को कुछ हुआ है, इसलिए वो अपने ऑर्बिट से हट गया है। अब प्रोप गिरते गिरते 25.6 किलोमीटर पे रुक जाता है और वो फिर से खुद ही ऊपर आने लगता है। अब उसी होल में से वही नैनो क्रिएचर्स बाहर निकलते हैं और स्पेस शटल पे अटैक कर देते हैं और पूरे ग्रुप को मार देते हैं। जो जब ये देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। मून की ग्रेविटी बढ़ने की वजह से समंदर का पानी भी शहर के अंदर आने लगता है। नासा का डायरेक्टर ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और ये सब जानकर अपनी फैमिली को कॉल करता है कि वो सब यहाँ से निकलने वाले हैं। जो जब ये बात सुनती है तो वो अपने डायरेक्टर से कहती है कि क्या तुम यहाँ से जाने वाले हो और कोई बात तो ऐसी है जो तुम मुझे नहीं बता रहे। यहाँ नासा का डायरेक्टर जो से कहता है कि अगर तुम नासा के बारे में जानना चाहती हो तो जाके उनसे मिलो। क्लियरेंस के लिए वो अपना कार्ड भी दे देता है। अब जो वहाँ पहुँच जाती है जिसके बारे में जो के डायरेक्टर ने उसे बताया था, वहाँ वो कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स को चेक करती है। उस मशीन में वो नैनो क्रिएचर्स को देखती है। वहाँ वो एक आदमी होल्ड फील्ड से मिलती है। वो जो को यहाँ पर 1969 की बात बताता है जहाँ लोगों को मून के क्रस्ट पर अजीब सा कुछ मिला था, एक तरह की लाइट। नासा ने उस बात को दबाने की कोशिश की थी और वो मिशन रिपेयर मिशन से कनेक्टेड है, यानी उस मिशन से जो हमने स्टार से देखा था। और जब ब्रायन ने इस बात को उठाने
करने की कोशिश की तो उसे पागल कहकर निकाल दिया गया। जो इस बारे में मिलिट्री से बात करती है जहां उसका एक्स हस्बैंड भी काम करता है, लेकिन वो जो की एक बात भी नहीं सुनता। मिलिट्री भी न्यूक्लियर पावर से मून को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, इससे अर्थ को काफी ज्यादा नुकसान होगा। अब सीन शिफ्ट होता है केसी और ब्रायन पर, जहाँ केसी ब्रायन से कहता है कि तुमने स्पेस पे एलियन टेक्नोलॉजी को देखा था। ब्रायन केसी से कहता है कि उस एलियन ने मेरे दोस्त की भी जान ली है। जब वो अर्थ पे आया उसका डाइवोर्स हो गया और उसका बेटा भी उससे अलग हो गया। अब जो को यहाँ याद आता है कि होल्डर फिन ने उसे एक डिवाइस के बारे में बताया था, उसको ईएमपी डिवाइस भी कहा जाता है और उसी डिवाइस से उस नैनो क्रिएचर्स को भी मारा जा सकता है। ये सारी बात वो अपने एक्स हस्बैंड को बता देती है। दूसरी तरफ जो केसी को एक रिकॉर्डिंग दिखाता है जहाँ मून पे एक होल को दिखाया जाता है और क्रिएचर्स भी देखने को मिलते हैं। यहाँ केसी उन सबको बताता है कि ये क्रिएचर्स मून के कोर के साथ कुछ कर रहे हैं। जो को इस मिशन के लिए ब्रायन की हेल्प चाहिए, लेकिन ब्रायन यहाँ अपने बेटे की रिहाई तलब करता है। वो अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद जो सबको ऑर्डर देता है कि वो स्पेस को खाली कर दें और सबको कोरोलेडो जाने को कहते हैं। केसी यहाँ जो से कहता है कि मून की ग्रेविटेशन काफी ज्यादा बढ़ रही है, हमें हमारे मिशन को जल्दी से स्टार्ट करना होगा। जो ब्रायन से कहती है कि हमें जल्दी से स्पेस में जाना होगा। फिर ये तीनों जो ब्रायन और केसी स्पेस में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ब्रायन और जो बहुत मुश्किल से शटर को टेक ऑफ करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में रेड अलार्म बजने लगता है। वो अपने शटर से थ्रेशर को अलग करते हैं, तब जाके वो स्पेस में पहुंचते हैं। स्पेस में जाकर ब्रायन और जो केएमसी डिवाइस में फ्यूल भरने लगते हैं और मून को देखते हैं जो अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। अब मून के टुकड़े अर्थ पे गिरने लगते हैं और मून बिल्कुल सामने आ जाता है। यहाँ ब्रायन, जो और केसी मून पे जाते हैं। ब्रायन केएमपी डिवाइस को मून के होल के करीब लाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्टिवेट कर देता है। वो देखता है कि नैनो क्रिएचर्स अपने होल से बाहर निकलते हैं। ब्रायन यहाँ केसी से कहता है कि मिलिट्री के लोग मून को रोकने के लिए बॉम्ब को भी यूज करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ज्यादा मिकदार में रेडिएशंस निकलेंगी, इससे पहले हमें कुछ करना होगा। इसके बाद ब्रायन, जो और केसी मून के अंदर जाते हैं और वो एक बहुत ही अजीब जगह पे जाते हैं। लाइट ऑन करते ही नैनो क्रिएचर्स जाग जाते हैं। वो नैनो क्रिएचर्स उन पे अटैक करते हैं, लेकिन तभी एक ग्रीन लाइट उनके शटर को अंदर खींच लेती है। यहाँ शायद कोई था जो उन तीनों को नैनो क्रिएचर से बचाने की कोशिश कर रहा था। अब तीनों यहाँ बेहोश हो जाते हैं। उन तीनों को स्कैन किया जाता है। दूसरी तरफ अर्थ पे ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग मर रहे थे। मून पे जो और केसी को जब होश आता है तो उन्हें ब्रायन नजर नहीं आता। वो मिलके ब्रायन को ढूंढने लगते हैं। वहाँ एक दरवाजा ओपन होता है। ये दोनों डरते हुए अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रायन एक लड़के को देखता है जिसमें उसके बेटे सोनी की यादें हैं। ब्रायन उस लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मुझे बनाया गया है उन लोगों ने जिन्होंने तुम्हें बनाया है। वो यहाँ ब्रायन को बताता है कि बिलियन ईयर्स पहले यहाँ लोगों का सिविलाइजेशन खराब हो गया था। वो सभी लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस थे और वो सभी स्पेस में अपना घर बनाने लगते हैं और इस दुनिया को सेंट्रल सर्व लर्निंग कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल करता था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। इंसानों का बनाया हुआ सिस्टम ही उनके अगेंस्ट हो गया और उन टेक्नोलॉजी को जिन लोगों से खतरा था वो उन सभी को मिटाने लगे। फिर अचानक से वो लड़का सोनी में बदल जाता है, मगर ये सोनी नहीं है, ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो बताता है कि इन सब के बाद वो लोग गैलेक्सी में किसी सेफ जगह पे रहने लगे। वो लोग बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने लगे जिनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी थी। उन्हीं स्ट्रक्चर में एक मून भी था। उसके बाद उन टेक्नोलॉजी ने मून को ढूंढ लिया, फिर मून पे अटैक कर दिया। ये क्रिएचर्स उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे टारगेट करते हैं। इनमें ऑर्गेनिक लाइट्स हैं। फिर वो बताता है कि उन्हें एक ह्यूमन की जरूरत है जो उन नैनो क्रिएचर्स को मून से हटाने का काम करेगा और इससे ये होगा कि मून दोबारा से अपने ऑर्बिट में आ जाएगा। इसके बाद हम ब्रायन को देखते हैं जो ये सब कुछ अपने ख्वाब में देख रहा था। ब्रायन बताता है कि जल्दी से उन क्रिएचर्स को मारना होगा, उन क्रिएचर्स को जल्दी से मून पर से हटाना होगा, वरना एक बहुत बड़ी तबाही दुनिया में हो जाएगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि उस टेक्नोलॉजी की वजह से उनका शटर ठीक हो जाता है और वो क्रिएचर्स लाइट ऑन होने की वजह से दोबारा से शटर का पीछा करने लगते हैं। अर्थ में ऑक्सीजन की कमी की वजह से सब लोगों ने ऑक्सीजन मास्क पहन लिए थे। ये लोग चांद के टुकड़े जमीन पे गिरते हुए भी देखते हैं। मून अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ चुका था। दूसरी तरफ केसी ब्रायन और जो से कहता है कि तुम लोग शटर को लेकर यहाँ से चले जाओ और मैं बॉम्ब के साथ स्पेस में ही रहूंगा। केसी ब्रायन से कहता है कि मेरी मदर से मिलना और कहना कि मैं फेलियर नहीं हूँ और खुद को शटर से अलग कर देता है। अब वो क्रिएचर्स जैसे ही शटर पे अटैक करते हैं, केसी बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है जो शटर को लेकर मून से निकल जाती है और अब मून आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑर्बिट में जाने
लगता है। जो ब्रायन को बताती है कि अर्थ बिल्कुल सेफ है। इसके बाद हम केसी को देखते हैं जो मून में होता है। वो वहाँ पर अपनी एक बिल्ली को देखता है और उधर अपनी मदर को भी देखता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम केसी को बताता है कि वो अब मून का हिस्सा है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।